फ्रूट है या नहीं? तो ये है फॉल्स फ्रूट है, काजू है फॉल्स फ्रूट। ब्राजील ये कौन सा, ए अमेरिका कौन सा होता है? पता नहीं बच्चे क्या लिखते हैं, साउथ अमेरिका यार, ए अमेरिका लिखा है। तो ब्राजील साउथ अमेरिका, यहाँ से ओरिजिन था। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भारत में कौन सा राज्य करता है काजू का? महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन महाराष्ट्र से। पोटैटो का ओरिजिन कहाँ से था? पोटैटो का ओरिजिन पेरू, साउथ अमेरिका। पोटैटो पेरू से ओरिजिन था। लाए थे इंडिया में कौन? पोर्चुगीज लाए थे। ये लाइन गलत लिखी है। अल्फांसो अल्मीडा एक गवर्नर जनरल था अल्बुकुर्क के बाद। अल्फांसो अल्मीडा पोर्चुगीज गवर्नर था। ये लाया था पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, समुद्र के नियम कानून। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर बनाई थी अल्फांसो अल्मीडा। अल्फांसो अल्मीडा ने, इसका नाम था फ्रांसिस्को अल्मीडा। अल्मीडा लिखो खाली। अल्मीडा पोर्चुगीज गवर्नर था, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर यही लाया था, इसका नाम फ्रांसिस्को अल्मीडा था। और अल्फांसो मैंगो का नाम इसके नाम पर नहीं है। अल्फांसो अल्बुकुर्क जो पहला गवर्नर था उसका नाम था अल्फांसो अल्बुकुर्क। अल्बुकुर्क जो पहले वाला नाम लिखा है। अल्फांसो नाम इसका था पहले गवर्नर का, अल्बुकुर्क इसका नाम था अल्फांसो अल्बुकुर्क। तो अल्फांसो मैंगो पहले गवर्नर के नाम थे। सेकंड गवर्नर का नाम था फ्रांसिस्को अल्मीडा। फ्रांसिस्को अल्मीडा ये लिखा है, फ्रांसिस्को अल्मीडा सेकंड गवर्नर। इसके बाद आए थे डच। डच कौन है? नीदरलैंड वाले। डच है नीदरलैंड वाले। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1602 में। सबसे पहले आए पोर्चुगीज, फिर आए डच 1602 में, फिर आए अंग्रेज ब्रिटिश 1608 में। 1608 में आए। कोई आया था इस समय जहांगीर के दरबार में? मैं कंपनी का समय 1608 लिख रहा हूँ, कोई आया था? थोड़ी देर पहले पढ़े थे कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में। और फ्रेंच आए थे 1664 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किसने बनाई थी? कोलबर्ट। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी कोलबर्ट ने। अलग अलग हिस्से ये लोग रूल कर रहे थे इंडिया में। सबसे ज्यादा हिस्सा कब्जे में था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की। अब आ जाओ अंग्रेजों पे। अंग्रेज, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईयर था। यूरोप में डेवलपमेंट चल रही थी बढ़िया वाली। क्वीन थी एलिजाबेथ वन। उन्होंने एक चार्टर पास किया, एक डॉक्यूमेंट पास किया, 15 साल के लिए ट्रेडिंग राइट्स दिए कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1600 में एलिजाबेथ वन क्वीन थी जिन्होंने चार्टर पास किया, डॉक्यूमेंट पास किया और 15 ईयर के लिए मोनोपोली ट्रेडिंग राइट दिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया, परमिशन मांगी फैक्ट्री ओपन करने के लिए सूरत में। कैप्टन विलियम हॉकिंस ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्प्लॉय था। जहांगीर के दरबार में आया, परमिशन मांगा सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए। सूरत तापी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तापी के ऊपर डैम है, उकाई डैम। डायमंड को काटने का और पॉलिश करने का दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है सूरत। डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर दुनिया में सबसे बड़ा है सूरत। और नेशनल डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सूरत में। तापी, नर्मदा, लूनी, माही, घग्गर, शरावती ये सब नदियाँ वेस्ट में बहती हैं। नर्मदा, तापी, लूनी, माही, घग्गर, शरावती, पंबा, पेरियार, भरतपूजा ये सब नदियाँ बहती हैं वेस्ट की तरफ। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अरब सागर में गिरती हैं और कुछ अरब सागर में जाने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। जैसे लूनी, लूनी अरब सागर में नहीं जा पाती, पहले ही डेजर्ट एरिया में खत्म हो जाती है। तो ये समझ आ गया डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत। 1608 1609 जेम्स वन बना राजा। जेम्स वन राजा बना और उसने उस चार्टर को इंडेफिनिट कर दिया, परमानेंट कर दिया। एलिजाबेथ ने मोनोपोली ट्रेड राइट 15 साल के दिए थे। जेम्स वन जब राजा बना उसने उस चार्टर को कर दिया परमानेंट। 1612 में हुआ था बैटल ऑफ स्वाली, इंग्लिश वर्सेस पोर्चुगीज। पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने हरा दिया था और एक आध एरिया कब्जा कर दिया। हाँ मुझे बीस ठीक है। हाँ 20 ठीक है। हाँ आप मिल लीजिएगा, फिर मुझे बता करिएगा। वाली सूरत वाला जो एरिया है वो पुर्तगालियों के पास था, तो सूरत में फैक्ट्री ओपन करनी थी तो पुर्तगालियों को हराया। गोवा वो नहीं जीत पाए थे। सूरत वाला जो एरिया है वहाँ फैक्ट्री ओपन करनी थी तो इनको हरा के एरिया ले लिया, पुर्तगालियों को यहाँ से खाली करा दिया था। बैटल ऑफ स्वाली हुई थी 1612 में, इंग्लिश और पुर्तगालियों के बीच। पुर्तगाली आ गए थे सूरत एरिया में, फिर अंग्रेजों ने फैक्ट्री ओपन कर दी। तो सूरत वॉज इनिशियली वॉन बाई इंग्लिश एंड दे एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। सूरत जीता था अंग्रेजों ने और एस्टैब्लिश की थी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 में। 1612 में पुर्तगालियों को हराया और 1613 में फैक्ट्री ओपन की थी।
1612 में हराया और 1613 में फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। 1615 से 1618 के बीच का समय, जेम्स वन, इन्होंने राजदूत भेजा थॉमस रो। 1615 से 1618 के बीच जेम्स वन जो राजा था वहां का, उसने अपना राजदूत भेजा थॉमस रो। ये भी किसके समय में आया, किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में। तो जेम्स वन ने भेजा था राजदूत जहांगीर के कोर्ट में थॉमस रो। पहला अंग्रेजी राजदूत था थॉमस रो। पहला जो कंपनी ओपन करने की परमिशन मांगने आया था विलियम हॉकिंस, वो कंपनी का एम्प्लॉय था। थॉमस रो वहां के राजा ने भेजा था राजदूत के तौर पर, दोनों अलग बातें हैं। 1619 से 23 तक कंपनी और एक्सपेंड करने लगी अपना एरिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने और फैक्ट्रीज लगाना शुरू किया, आगरा, बड़ौदा, भरूच, अहमदाबाद। व्यापार करते गए, यहाँ से चीजें खरीदते थे, वहाँ ब्रिटेन भेजते थे। 1639 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्री उन्होंने खोली मद्रास, सेंट जॉर्ज के नाम से। 1639 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्री ओपन की, मद्रास फैक्ट्री, सेंट जॉर्ज इसका नाम था। और ये गोलकोंडा एरिया में आता था उस समय। उस जमाने में ये गोलकोंडा क्षेत्र पड़ता था और मद्रास को चिंडीपट्टनम बोलते थे। पट्टनम शब्द का मतलब होता है कोस्टल एरिया। तमिलनाडु आप आज भी देखोगे कई जो कोस्टल एरिया है उन सब में पट्टनम वर्ड आता है, जैसे मछलीपट्टनम। पट्टनम शब्द का मतलब होता है कोस्टल एरिया। तो 1639 में मद्रास फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी, सेंट जॉर्ज नाम था इसका, गोलकोंडा एरिया पड़ता था और मद्रास को ही चिंडीपट्टनम भी कहते हैं। पट्टनम शब्द का मतलब है कोस्टल एरिया। 1687 में पहली म्युनिसिपल कारपोरेशन कहाँ शुरू हुई थी? कंपनी ने शुरू की थी मद्रास में। पहली म्युनिसिपल कारपोरेशन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू की थी मद्रास में। तो 1687 पहला म्युनिसिपल कारपोरेशन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था मद्रास। 1668 बॉम्बे फैक्ट्री खोली थी, बॉम्बे फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी। 1668 में बॉम्बे फैक्ट्री ओपन हुई थी। 1690 में सुतानुती बंगाल फैक्ट्री जॉर्ज चारनॉक ने खोली थी, ये भी क्वेश्चन आता है। 1668 बॉम्बे फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी, 1690 सुतानुती बंगाल फैक्ट्री, चारनॉक ने, जॉर्ज चारनॉक। हेलो, उमेश जी सामान तो नहीं देना ना? ठीक है ठीक है। तो वही 11 महीने का एग्रीमेंट होगा, कितना होगा? हाँ आज नहीं, उनको कब से उठाना है, उनको चाहिए कब से? अच्छा नहीं तो आप मिलकर आप इनको बोल दो मेरे से क्या मिलना है, मेरे से मिलवाना क्या है? नहीं और भी लोगों को देख लो ना, जो रेट आपने सोचा और भी लोगों को देख लो, अगर कोई उस रेंज में आ जाएगा तो उसको करना। और भी लोगों को बोल दो, मैं वही कह रहा हूँ कि और भी 2-4 लोगों को बोले रहो, जो अपनी रेंज में आएगा वो देख लो। हाँ सही, ठीक। कहाँ के डॉक्यूमेंट मुझे भेजिए तो आप, बाकी आप मिल लो, इससे पहले आप मिल लो फिर करते हैं। 1668 बॉम्बे फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी। 1690 सुतानुती बंगाल फैक्ट्री ओपन हुई थी। किसने ओपन किया था? जॉर्ज चारनॉक ने। सुतानुती फैक्ट्री जॉर्ज चारनॉक। 1691 औरंगजेब का फरमान आया, ड्यूटी फ्री ट्रेड अलाउ कर दिया बंगाल के अंदर। बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड अलाउ कर दिया, कंपनी को टैक्स वैक्स नहीं देना। ड्यूटी फ्री ट्रेड अलाउ कर दिया, बंगाल में टैक्स वैक्स नहीं देना है। इन लोगों ने और ज्यादा फैक्ट्री खोलते गए। जब ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दिया, बिजनेस को बढ़ाने के लिए टैक्स नहीं देना, तो ये लोग और फैक्ट्री खोलते चले गए। तो 1698 दो और फैक्ट्री ओपन की, कहां पर? कालीकाता एंड गोविंदपुर। दो और फैक्ट्री ओपन की, कालीकाता एंड गोविंदपुर। तो 1691 औरंगजेब का फरमान, ड्यूटी फ्री ट्रेड अलाउ कर दिया बंगाल में। 1698 दो और फैक्ट्री खोली गई नियर सुतानुती, दो फैक्ट्री खोली गई, कालीकाता एंड गोविंदपुर। 1700 में कलकत्ता में इन्होंने बनाया फोर्ट विलियम। 1700 में कलकत्ता में बना था फोर्ट विलियम, और कलकत्ता ही उस समय ब्रिटिश कैपिटल हो चुका था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम बनाया, कलकत्ता ही ब्रिटिश कैपिटल हो चुका था उस समय। 1707 औरंगजेब की जब डेथ हो गई, तो जो ये गवर्नर इसने बना रखे थे जगह जगह पे, उन लोगों ने विरोध कर दिया, अपना कब्जा कर लिया। औरंगजेब की डेथ के बाद ऑटोनोमस स्टेट उभर के सामने आए। औरंगजेब तो सुल्तान था, उसके अंडर में कई सारे गवर्नर थे। औरंगजेब जब नहीं रहा तो गवर्नर जो थे वो अपने अपने एरिया पे कब्जा कर लिए, खुद ही इंडिपेंडेंट हो गए, किसी के कंट्रोल में नहीं रहे। तो 1717 में बंगाल का गवर्नर मुर्शीद कुली खान वहां का यही बन गया मेन। 1722 अवध के नवाब बन गया सादत खान। हैदराबाद का कंट्रोल चला गया चिन किलिच खान को, जिनको निजामुल मुल्क भी कहते थे। तो जब औरंगजेब नहीं रहा तो जो गवर्नर थे जगह जगह पर, वही कंट्रोल चला गया, वो हो गए इंडिपेंडेंट। तो बंगाल, अवध, हैदराबाद, इन जगहों पर ये लोग रूल कर रहे थे, मुर्शीद कुली खान, सादत खान एंड चिन किलिच खान। तो सुतानुती, गोविंदपुर, कालीकाता, ये सारे को मिलाकर बोला जाता है कलकत्ता। सुतानुती, गोविंदपुर, कालीकाता, इस पूरे को मिलाकर बोला जाता है कलकत्ता। क्लियर है? किसने बनाया था? जॉर्ज चारनॉक ने एस्टैब्लिश किया था। जॉर्ज चारनॉक 1717 में
मुगल एम्पायर फारूक सीआर, ये कोई इतना पावरफुल नहीं था। औरंगजेब अंतिम पावरफुल शासक रहा है मुगल में, उसके बाद पावरफुल शासक नहीं था। कंपनी बहुत एक्सपेंड कर चुकी थी इंडिया में तब तक। तो 1717 में फारूक सीआर का फरमान आया, ड्यूटी फ्री ट्रेड कलकत्ता बंगाल के अलावा बॉम्बे और मद्रास में भी कर दिया। ड्यूटी फ्री ट्रेड जो औरंगजेब ने बंगाल में दिया था, इसने एक्सपेंड करके बॉम्बे और मद्रास भी दे दिया। ये लोग और ओपन करते चले गए फैक्ट्री। इस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी ट्रेड इन इंडिया। मैग्ना कार्टा 1215 में ब्रिटेन में ये रूल पास हुआ था, जिसमें लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। मैग्ना कार्टा क्या है? दुनिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, चार्टर था, किंग जॉन ने पास किया था इंग्लैंड के 1215 में, जिसके द्वारा बहुत सारे अधिकार आम जनता को दिए गए थे। ब्रिटेन का संविधान भी इसी डॉक्यूमेंट पर आधारित था। वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था, चार्टर था, किंग जॉन ने पास किया था 1215 में इंग्लैंड में, जिसके तहत आम जनता को बहुत सारे अधिकार मिले थे। और ब्रिटेन का संविधान भी इसी पे आधारित है। इसी डॉक्यूमेंट को मैग्ना कार्टा बोला गया। तो फारूक सीआर का जो फरमान जारी हुआ था, उसको कंपनी ट्रेड के लिए मैग्ना कार्टा की तरह माना गया इंडिया में। इसको कंपनी ट्रेड के मैग्ना कार्टा की तरह माना गया इंडिया में। तो ये कहलाया मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनीज ट्रेड इन इंडिया। मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनीज ट्रेड इन इंडिया। ही गिवन अथॉरिटी टू कंपनी टू इशू ट्रेड पासेस टू मर्चेंट। फारूक सीआर ने कंपनी को अथॉरिटी दे दी कि भाई मैं आपको फ्री ट्रेड एक्सेस दे रहा हूँ, टैक्स नहीं लग रहा। पास इशू करते थे, पास इशू करते थे, ये दस्तक बोलते थे उन पास को। तो इन्होंने अथॉरिटी दी थी कंपनी को ट्रेड पास जारी करने के लिए व्यापारियों को। तो कंपनी के जो अपने चेले चपाटे होते थे उनको जारी कर देते थे, बाकी लोगों को नहीं देते थे। तो फारूक सीआर ने कंपनी को अधिकार दे दिया था ट्रेड पास जारी करने का। मतलब बाहर के लोगों को अधिकार दे दिया कि ट्रेड पास मर्चेंट को आप जारी करोगे, उनको बोलते थे दस्तक। कंपनी को ये अधिकार कि आप मर्चेंट को पास जारी करोगे, ये फारूक सीआर ने दिया था। मोड रूलर, तो he given authority to company to issue trade passes to merchant known as दस्तक। 1740 से 56 तक अलीवर्दी खान नवाब के बंगाल के नवाब रहे। 1740 से 56 तक बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान रहे। और इनके समय में कंपनी ने फैक्ट्रीज को फोर्ट्स में कन्वर्ट करना चालू कर दिया, मतलब कब्जा, अपनी सेना वेना कंसेप्ट आ जाएगा आगे जाकर। तो अलीवर्दी खान के समय में ही कंपनी ने फैक्ट्रीज को फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, किले में तब्दील करना शुरू कर दिया। कि फैक्ट्रीज को तो ये लोग व्यापार के लिए इस्तेमाल करते थे, पर फैक्ट्रीज को धीरे धीरे फोर्ट्स में कन्वर्ट करने लगे और दस्तक का मिसयूज करने लगे। जो पास दिए गए थे मर्चेंट को ट्रेड वगैरह के लिए, उसका मिसयूज करने लगे। तो फोर्टिफिकेशन, फैक्ट्रीज का फोर्टिफिकेशन करने लगे और दस्तक जो पास होते थे उनको मिसयूज करने लगे। अलीवर्दी खान नाना थे सिराजुद्दौला के। सिराज जब पावर में आए, सिराज ने कलकत्ता को वापस कैप्चर कर लिया। 1756-57 में सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान के नाना थे। तो सिराजुद्दौला जब पावर में आए, इन्होंने कलकत्ता कैप्चर किया और अगले ही साल कलकत्ता वापस ले लिया अंग्रेजों ने। तो अलीवर्दी खान के बाद कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा गया। अलीवर्दी खान के नाम पर उनके बाद में इसका नाम अलीनगर रखा गया था। और सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को वापस रिकैप्चर कर लिया था। फिर कंपनी की तरफ से क्लाइव, जो कर्नल था कंपनी में कर्नल था क्लाइव, ये लड़ाई लड़ा सिराजुद्दौला से और वापस बंगाल जीत लिया। तो मद्रास लेड बाई क्लाइव एंड ही फॉट अ बैटल। क्लाइव जो कि मद्रास में पॉइंट था, क्लाइव जो कि मद्रास में सर्व कर रहा था, इसकी लड़ाई हुई सिराजुद्दौला और इसने बंगाल जीत लिया फरवरी 1757 में। 1757 में ये युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। कारण ये था कि कुछ लोग सिराज को धोखा कर गए थे, जैसे मीर जाफर, उसका अपना मंत्री था, सिराजुद्दौला का मंत्री था मीर जाफर, धोखा कर गया था। और कुछ व्यापारी लोग पैसे के लालच में, जगत सेठ और राय दुर्लभ, बिजनेस और पैसे के लालच में ये व्यापारी धोखा कर गए थे। मीर जाफर धोखा कर गया था, जगत सेठ और राय दुर्लभ, ये तीनों मक्कार लोग थे, धोखेबाज लोग थे, जिनके धोखा देने के कारण सिराज इस बैटल को हार गया था। तो अंग्रेज तो करते यही थे, सामने वाली पार्टी में उसी में से दो चार को पैसा वैसा खिला के मिला लेते थे, अंदर अंदर खोखला कर देते सिस्टम को। और यहाँ के लोग लालच में पड़ के सिस्टम कोलैप्स। क्योंकि देश के नाम पे किसी को देशभक्ति वाली बात नहीं थी ना, सबको अपना फायदा दिखता था। देशभक्ति वाली भावना नहीं थी, किसी को सबको अपने एरिया से मतलब था, बस हमारा काम चलता है। आज भी है। तो जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुई थी सिराज और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। कंपनी को लीड कर रहा था क्लाइव। सिराज इस बैटल को हारा क्योंकि अपने ही लोगों से धोखा हो गया था। तो कंपनी वॉन ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी ऑफ सिराज पीपल। कंपनी जीत गया था बैटल को कॉन्स्पिरेसी के कारण, सिराज के लोगों को धोखा देने के कारण। मीर जाफर 1757 से 60 तक। अब सिराज जब हार गया तो मीर जाफर को गद्दी बैठा दिया इन लोगों ने। मीर जाफर था इनका चेला, जिससे और भी जगहों के दीवानी राइट्स ले लिए, और भी जगहों का अधिकार ले लिए। जमीन के ऊपर टैक्स कलेक्शन करने का अधिकार ले लिए 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में। धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ाते चले गए। पूरा देश कब्जा एक दिन में नहीं हुआ, टुकड़ों टुकड़ों में हुआ है। तो मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया, जो कि 1757 से 60 तक बैठा और इससे दीवानी राइट्स ले लिए। दीवानी राइट्स का मतलब है जमीन के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार। जमीन के ऊपर टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार जो ये ले लिए। 24 परगना डिस्ट्रिक्ट बंगाल के अधिकार ले लिए थे लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के, क्योंकि मीर जाफर की औकात नहीं की, बोले चेला था उनका। और कंपनी ने इस रेवेन्यू को यूज किया सामान खरीदने में। मतलब यहीं की जमीन पर टैक्स वसूल के सामान खरीदते थे, सामान को बेचते थे इंग्लैंड। कितना बढ़िया कंसेप्ट है। यहीं की जमीन से टैक्स वसूलते थे, सामान खरीदते थे और भेजते थे इंग्लैंड। बदले में कुछ नहीं मिलता था यहाँ वालों को। तो इसका मतलब ट्रेड हो गया था यूनिडायरेक्शनल। पहले जो कंसेप्ट था कि चीजें खरीदना बेचना, दोनों तरफ से खरीदना बेचना चल रहा है, इस वजह से अब ट्रेड हो गया यूनिडायरेक्शनल। एक ही दिशा में मनी का फ्लो जा रहा है, हमें बदले में कुछ नहीं मिल रहा। इसी स्थिति को
आगे जाके दादा भाई नौरोजी ने कहा था ट्रेन ऑफ वेल्थ, एक किताब लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें उन्होंने यही थ्योरी की बात की, ट्रेन ऑफ वेल्थ, सोने की चिड़िया हुआ करता था भारत, जो बर्बाद हुआ, मनी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल, अंग्रेजों ने बहुत लूट मचाई है, तो सिंगल डायरेक्शनल फ्लो हो गया वेल्थ का, बदले में भारत को कुछ नहीं मिला। तो दादा भाई नौरोजी की किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत आता है क्वेश्चन ये, किस थ्योरी पर आधारित है? ट्रेन ऑफ वेल्थ। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किस थ्योरी पर आधारित है? ट्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी पर। क्लियर? और आगे जाके मीर जाफर को भी समझ आ गया कि मुझे तो पपेट बना दिया, मेरा अपना कोई अधिकार नहीं है, मतलब मैं गद्दी पे बैठा तो हूँ पर मेरे पास कोई पावर नहीं है, जो ये कह रहे हैं मुझे मानना पड़ रहा है। अंग्रेजों का तो फंडा ही था पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जनता की जिम्मेदारी, इसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा और पूरी मैं ही भोगूंगा। अंग्रेजों का फंडा यही था, चेले चपाटे बैठाए रखो, जिम्मेदारी सारी उन पर डाल दो, पावर अपने हाथ में रखो। इनका कंसेप्ट ही था पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1759-60 अंग्रेजों की लड़ाई हुई डच लोगों से। मीर जाफर जाके डच लोगों से मिला पहले कि भाई मुझे, मैं तो सिराजुद्दौला को मैं धोखा कर दिया था, सिराजुद्दौला वॉर हार गया, अंग्रेजों ने मुझे गद्दी पे बैठा दिया है, मुझे खाली पपेट बना के बैठा दिया है, मैं धोखेबाज था, मुझे गद्दी पे बैठा दिया, खाली मिसयूज कर रहे हैं, मेरे पास कोई पावर है नहीं। तो जाके डच लोगों से मिला कि मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब इसकी हालत बिल्कुल वो कौन सा वाला कुत्ता होता है, धोबी का कुत्ता होता है, कौन सा वाला होता है, घर का कुत्ता है, धोबी कुत्ता यार, धोबी कुत्ता कहीं का नहीं रहा, तो यहाँ वहाँ घूमता ही रहता था, दिमागी लगाता रह गया ये। डच लोगों से जाके मिला कि चलो अंग्रेजों से लड़ाई कर लेते हैं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अंग्रेजों ने इसको भी पीटा, इसको भी पीटा, दोनों को पीटा, धोखेबाज हो तो हंटर से मार खाओगे, ये भी, हाँ ये भी पीटा गया, ये भी पीटे गए। तो इस बैटल के बाद मीर जाफर को गद्दी से हटाया और बैठा दिया मीर कासिम को, अगले चेले को। मीर जाफर को गद्दी से हटाया और बैठा दिया मीर कासिम को। मीर कासिम से और भी जगहों के दीवानी राइट्स ले लिए, और भी टैक्स कलेक्शन के राइट्स ले लिए। बर्धवान एक जगह है, बर्धवान बंगाल, बर्धवान के राइट्स ले लिए। मिदनापुर चित्तगांव बंगाल, 24 परगना के राइट लिए थे पहले, आगे जाके बंगाल के ही और एरिया, बर्धवान, मिदनापुर, चित्तगांव, इसके अधिकार भी ले लिए टैक्स कलेक्शन के। तो मीर कासिम को भी थोड़ी समय में समझ आ गया था कि ये बेवकूफ बना रहे हैं। फिर ये और लोगों से मिला और आगे जाके हुई थी 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। तो मीर कासिम को 1760 से 63 तक बैठाया गया, दीवानी राइट्स ले लिए गए बर्धवान, मिदनापुर, चित्तगांव, और कैपिटल शिफ्ट हो गई थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मीर कासिम के समय में कैपिटल शिफ्ट हुई मुर्शिदाबाद से मुंगेर। और इसने ट्रेड को फ्री किया था इंडियन मर्चेंट के लिए भी, अंग्रेज इससे खुश नहीं थे। मीर कासिम कैपिटल शिफ्ट कर दिया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर और ट्रेड फ्री कर दिया था इंडियन मर्चेंट के लिए भी, जो पहले अधिकार नहीं था, अंग्रेज हुए इससे नाराज। तो फिर और रूलर से मिला, अवध के नवाब से मिला, मुगल एम्पायर से मिला। तो मीर कासिम बंगाल, सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे उस समय, और शाह आलम मुगल एम्पायर, तीनों ने मिलकर लड़ा बैटल ऑफ बक्सर अंग्रेजों के खिलाफ। मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम टू, तीनों ने मिलकर लड़ी बैटल ऑफ बक्सर। इस समय तक अंग्रेज इतने पावरफुल हो चुके थे कि तीनों को पीटा और रूल कर रहा था हेक्टर मुंडो। अगर सिराज के समय में मीर जाफर, राय दुर्लभ और जगत राय धोखा नहीं किए होते, अगर ये धोखा नहीं किए होते तो उस समय तक जीत सकता था सिराज, अच्छी पोजीशन में था। पर सिराज से 7 साल जब बीत के 1764 आ गया, अब कंपनी को हरा पाना मुश्किल था, ये बहुत पावरफुल हो चुके थे। तो तीनों को हरा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, हेक्टर मुनरो इनको लीड कर रहा था, और तीनों के ऊपर पनिशमेंट ला दिया, वॉर का खर्चा भी तुम दोगे, मतलब बिल्कुल डिक्टेटरशिप, वॉर किए हो, वॉर का खर्चा भी तुम भरो। इनके ऊपर कर्जे वर्जे लाती है कि खाली तुमको पेंशन मिलेगी, गद्दी पर तुम नहीं बैठोगे, तुमको पेंशन दिया जाएगा। तो हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था, कंपनी जीत गई इस वॉर। 1760 बैटल ऑफ बैंडी वॉश अंग्रेज और फ्रेंच के बीच हुई थी। 1760 में बैटल ऑफ बैंडी वॉश, अंग्रेज वर्सेस फ्रेंच। इसको कंपनी को लीड कर रहा था आयर कूट लीड कर रहा था कंपनी को। बैंडी वॉश कहाँ पे था? मद्रास के पास था, मद्रास के पास एक जगह। और 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठा हार गए थे। तो पंजाब में एक गवर्नर था तैमूर शाह, अब्दाली ने एक गवर्नर बैठाया हुआ था पंजाब एरिया में, तैमूर शाह को मराठा ने मार दिया था। पंजाब में गवर्नर बैठाया हुआ था तैमूर शाह, जिसको मराठा ने मार दिया था, जिसके बदले के तौर पे अफगान से अटैक कर दिया था अहमद शाह अब्दाली ने। अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली, उसने बदले के तौर पर अटैक कर दिया था और डिवास्टेट कर दिया था इनको, मराठास को, इनको खत्म कर दिया था यहाँ पर। 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से अटैक किया था इसने, क्योंकि तैमूर शाह, इसके गवर्नर को मार दिया गया था, उसके बदले के तौर पर अब्दाली ने अटैक कर दिया था मराठा के ऊपर। फिर अब देखो मैंने क्यों मीर जाफर को धोबी का कुत्ता बताया है। फिर दोबारा गद्दी बैठा दी मीर जाफर को, बैटल ऑफ बक्सर खत्म हुई, मीर जाफर फिर तलवे चाटने के काम कर रहा था, मीर जाफर को फिर बैठाया गद्दी पे 1765, और ये बैठा रहा 1765 तक, कोई काम ही नहीं, धोखेबाज आदमी नहीं हाल होता। तो बैटल ऑफ बक्सर मीर जाफर दोबारा गद्दी पे 1765 तक बैठा, कोई दीन ईमान धर्म कुछ नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट नामी कोई चीज ही नहीं। ये तो आजकल तुम रोज देखते हो, मीर जाफर तक क्यों जा रहे हो, आजकल तो डेली का काम है ये, सुनते नहीं हो हम ये करेंगे फिर 2 दिन बाद कुछ और, ये तो आजकल रोज की बात है। 1765 में हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। लड़ाई लड़े हो तो पनिशमेंट तो होगी, खर्चा कौन उठाएगा, लड़ाई लड़ने आए तो पैसा दो सब। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल एम्पायर शाह आलम टू के बीच हुई थी ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर खत्म हुई,
1765 में ट्रीटी हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम II के बीच। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। अगले ही साल ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कंपनी और शाह आलम II के बीच। शाह आलम II से बंगाल के साथ साथ बिहार, उड़ीसा इसके भी दीवानी राइट्स ले लिए। पनिशमेंट लगती ना, बंगाल के दीवानी राइट्स तो ले ही चुके थे, बिहार, उड़ीसा मतलब इन सब जगहों का जो रेवेन्यू आएगा अंग्रेज वसूलेंगे। सुजाऊ दौला के साथ सब ऑर्डिनेट ट्रीटी साइन कर दी कि आर्मी का खर्चा तुम दोगे, आर्मी का खर्चा पे करोगे तुम। तो शाह आलम II से दीवानी राइट्स ले लिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा। सुजाऊ दौला के साथ आर्मी खर्चे की ट्रीटी की। और जो नवाब था, ये नवाब है ना, हाँ, खर्चे का तुम दोगे। और एक को गद्दी से हटा दिया, कासिम को हटा दिया गद्दी से। 1765 से 66 तक बंगाल का नवाब रहा नजमुद्दौला। बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब क्षेत्र में नवाब रहा नजमुद्दौला। क्लाइव ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया डुअल गवर्नमेंट का। इसने ला दिया ये वाला कंसेप्ट डुअल गवर्नमेंट का। तो 1765-66 में नजमुद्दौला बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये एरिया का नवाब रहा। क्लाइव जो मद्रास से लीड करता था, ये ले आया डुअल गवर्नमेंट कंसेप्ट। कंपनी ने अक्वायर कर लिए दीवानी राइट्स थे ही, निजामत राइट, निजामत मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना, प्रशासन को देखना। कंपनी बैठाएगी अपना एक चेला जासूस की तरह, डिप्टी सूबेदार। तुम्हारे दरबार, तुम्हारे कोर्ट में हमारा एक पर्सन बैठा होगा तो जासूसी तो है। तो दीवानी फंक्शन तो ब्रिटिश ले ही रखे थे, रेवेन्यू फंक्शंस। रेवेन्यू के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारा दखल होगा। हमारा एक बंदा बैठेगा डिप्टी सूबेदार तुम्हारे कोर्ट में, जिसको हम तय करेंगे कौन बैठेगा। मतलब पावर बिना जिम्मेदारी के, यही तो है। तो क्लाइव ने इंट्रोड्यूस किया था डुअल गवर्नमेंट कंसेप्ट। दीवानी और निजामत राइट्स नजमुद्दौला से ले लिए थे। तो दीवानी राइट्स तो थे ही रेवेन्यू फंक्शन वाले, निजामत राइट्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ गई है। डिप्टी सूबेदार बैठेगा जिसको हम तय करेंगे कौन बैठेगा। तो डुअल गवर्नमेंट कंसेप्ट का मतलब हो गया पावरफुल, रेवेन्यू भी तुम्हारे पास, एडमिनिस्ट्रेशन में भी तुम्हारा दखल और बिना जिम्मेदारी के, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 1765-1772 बंगाल पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, कंपनी ने अपने कंट्रोल में ले लिया। 1765 से 72 तक बंगाल पूरी तरह से कंट्रोल में चला गया कंपनी के। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ज्यादा तो नहीं हुई बात है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन होगा गवर्नमेंट बताएगी। मुंबई का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर ये रिपोर्ट करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, जो कि गवर्नमेंट तय करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में व्यापारी लोग होते थे उस समय, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में उस समय व्यापारी लोग होते थे। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, थोड़ा और चेंज किया। बंगाल वाले की पोस्ट जो है उसको बड़ी पोस्ट कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बॉम्बे वाला गवर्नर, मद्रास वाला गवर्नर ये रिपोर्ट करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को, ये रिपोर्ट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, और ये रिपोर्ट करेगा गवर्नमेंट को। पहले तीनों गवर्नर का बनाया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे, फिर बनाया बॉम्बे और मद्रास वाले बंगाल वाले को रिपोर्ट करेंगे, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को और ये ऊपर गवर्नमेंट को। ठीक है। और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग को भेजा गया, वॉरेन हेस्टिंग को भेजा गया, इसने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म कर दिया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग इंडिया आया और डुअल गवर्नमेंट सिस्टम को इसने खत्म कर दिया। ये बना था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। शुरू में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पोस्ट नहीं थी, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के भेजा गया था। 72 से 85 तक वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 85 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा। 1773 में एक कानून पास हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करती थी, टाइम टाइम पे लॉ बनाती थी, और दुनिया में जहां जहां उनकी कॉलोनी थी उन एरियाज के लिए लॉ पास ब्रिटेन से होते थे। जहां जहां उनकी कॉलोनीज थी उनको कैसे चलाना है, क्या नियम कायदे होंगे, उनके लिए जो लॉ ये पास करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होते थे। तो अंग्रेजी पार्लियामेंट ने इंडिया के लिए पास किया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कंपनी किस तरह से फंक्शन करेगी इसके लिए पास हुआ था ये। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग 72 से 85 तक रहा। 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी फंक्शंस को इंडिया में रेगुलेट करने के लिए। इंग्लिश पार्लियामेंट ने पास किया था इंडिया के लिए। क्लियर है? तो ट्रीटी ऑफ बनारस हुई थी, यहाँ हुई थी ट्रीटी ऑफ बनारस 1773 में। वॉरेन हेस्टिंग ने सपोर्ट किया था सुजाऊ दौला को रोहिल्ला के खिलाफ। रोहिल्ला अफगान लोग थे जो नॉर्थ इंडिया में सेटल थे, इसको दिक्कत करते थे सुजाऊ दौला को। तो वॉरेन हेस्टिंग, रोहिल्ला वॉर हुई थी, तो रोहिल्ला अफगान लोग थे, नॉर्थ इंडिया में सेटल थे, सुजाऊ दौला से दिक्कत होती थी, चलती थी इनकी। वॉरेन हेस्टिंग ने सुजाऊ दौला को सहयोग किया था रोहिल्ला वॉर में। तो 1773 में बनारस की ट्रीटी की थी हेस्टिंग ने, सुजाऊ दौला को सपोर्ट किया था। ट्रीटी ऑफ फैजाबाद की थी 1775 में। बेगम ऑफ अवध, अवध की बेगम के साथ ट्रीटी हुई थी 1775 में। सिक्योरिटी अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आप हमें प्रॉपर्टी दोगे हम आपको सुरक्षा देंगे। ट्रीटी ऑफ फैजाबाद क्या थी, आप हमें प्रॉपर्टी दो हम आपको सुरक्षा देंगे, जो भी आपके यहाँ दिक्कतें हो रही हैं हम मैनेज करेंगे, पर बदले में प्रॉपर्टी आप हमें दो। इसी ने बनवाया था कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, हेस्टिंग नहीं बनवाया था कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट।
इसी ने बनवाया था कलकत्ता मदरसा 1781, इसी ने बनवाया कलकत्ता मदरसा 1781। तो डिस्प्यूट्स और गवर्नेंस को डील करने के लिए कलकत्ता मदरसा फॉर हैविंग पर्सन वेल वर्स्ड इन पर्शियन लॉज, कलकत्ता मदरसा का पर्पस ये था कि पर्शियन लॉज, लोग पर्शियन लॉज को जाने समझे पढ़ें ताकि डिस्प्यूट्स और गवर्नेंस वगैरह में हेल्प हो सके, जस्टिस दे सकें, जस्टिस दे सके। फॉर हैविंग पर्सन्स वेल वर्स्ड इन पर्शियन लॉज फॉर एजुकेशन ऑफ डिस्प्यूट एंड गवर्नेंस, पर्शियन लॉज वगैरह को लोग समझ सकें ताकि आगे जस्टिस वगैरह देने में, डिस्प्यूट वगैरह को रिजॉल्व करने में, गवर्नेंस चलाने में मदद मिले। लोग यहाँ से एजुकेट होंगे, पर्शियन कल्चर को समझेंगे तो हम स्मूथली फंक्शनिंग चला पाएंगे, क्योंकि हमें ऐसे लोग चाहिए जो पर्शियन कल्चर जानते हैं। 1784 पास हुआ पिट्स इंडिया एक्ट, सरकार का कंट्रोल और बढ़ा, सरकार का जो कंट्रोल है कंपनी के ऊपर और बढ़ा। तो कंपनी ने इंडिया के लोगों को बेवकूफ बनाया और ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को बेवकूफ बनाया। कंपनी के लोग यहाँ पे कब्जा करते चले गए और सरकार कंपनी के ऊपर कब्जा करती चली गई। तो धीरे धीरे कंट्रोल गवर्नमेंट अपनी तरफ खींच रही थी। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, सरकार का कंट्रोल और बढ़ गया कंपनी के ऊपर। गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर 24 बिजनेसमैन बनाए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और गवर्नमेंट के बीच में एक बना दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इससे पहले वाले में क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के बाद सीधे गवर्नमेंट, यहाँ पे इन दोनों के बीच में बैठा दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। गवर्नमेंट और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में वहां बीच में कोई गैप नहीं था, यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया एक नया। तो पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को गाइड करेगा और कंट्रोल करेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया जो गाइड और कंट्रोल करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को।